हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन पेपर में कुछ बचा था ना, चलो जल्दी से उसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक सॉल्व कर रहे थे? 28 तक करे थे। चलो 28 से 36 तक देखो, कुछ है जो नहीं हो पा रहा? 29, 30, 31, कोई डाउट? जल्दी निकालो। कौन सा? 20? 20 तो कल डिस्कस, अच्छा कल नहीं आए थे क्या? 20 में डाउट है? कल बताए थे शायद 20। इधर टेंशन टी लग रहा, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इस साइड में mg लगेगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट बी पे, ठीक है ना। अगर ब्लॉक का फ्री, ये जो स्फीयर है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, वॉल के चलते एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर n, और जो टेंशन है t इधर की तरफ लगेगा। फिर लैमीज थ्योरम यूज करना। लैमीज थ्योरम यूज करने के लिए एंगल चाहिए। एंगल किसने, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2r के बराबर। ये 2r है और ये r है, ये थीटा पता चल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन में होगा इसका सॉल्यूशन, जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे डाला जाता है ना रोज का वीडियो। नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन के नीचे है, क्वेश्चन के नीचे नहीं, आंसर, वो आंसर की के नीचे होगा। हाँ पीडीएफ के अंदर पढ़े हो एक बार भी उसको? पढ़े हो? आओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, पढ़े हो ना? अरे तो अभी तो बोले हो। मत बस देखे ऊपर ऊपर। अभी तो बोल रहे थे कि उसका सॉल्यूशन है, अभी बुलाने लगे तो फिर मना कर रहे हो। इतना जल्दी कौन पलटता है? चलो 29, 30, 31, 32, 33, कोई डाउट नहीं है? 34, 35, 36 क्लियर? 37। देखो ऐसा कोई सिचुएशन है, ठीक है, और जो पूरा लिफ्ट है वो फ्री फॉल में आ गया। जो भी लिफ्ट है क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल के पहले क्या होगा? फ्री फॉल के अगर पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इधर mg लगेगा, ठीक है। इधर mg का कंपोनेंट, इधर नॉर्मल कंपोनेंट, ये दोनों फोर्स लग रहे होंगे ब्लॉक पे, ठीक है। एक ब्लॉक है जो कहाँ रखा हुआ है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन of inclination theta kept on a floor of a lift. The coefficient of friction between block and inclined plane is mu. If the lift falls freely, the block will slide down the inclined plane with acceleration. तो अगर इस पूरा लिफ्ट g से फॉल हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा अलोंग द प्लेन? आ रही बात समझ में? तो देखो जैसे ही फ्री फॉल होगा ना, ये कंपोनेंट गायब हो जाएगा। फ्री फॉल अगर हो रहा है तो कौन सा कंपोनेंट गायब होगा? mg गायब हो जाता है। और ये नॉर्मल आ किसके चलते रहा था? mg के चलते। जब भी फ्री फॉल करवाते हैं ना तो mg कंपोनेंट गायब होगा, और mg के चलते जो जो रिएक्शन आ रहा होगा सब क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। एक्चुअली जब भी फ्री फॉल होता है ना तो जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं मास से रिलेटेड वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो मास से रिलेटेड अगर कैलकुलेशन खत्म हो गया तो जो बचा उसका सोच लो कि अगर पूरा सिस्टम जी से फॉल हो रहा है तो ये कितने से एक्सीलरेट करेगा इधर की तरफ? इधर कोई फोर्स लग रहा है? इधर कोई फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में? नहीं लगेगा।
क्योंकि mg इधर लग रहा था और mg गायब हो गया, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स, तो पूरा सिस्टम g से फॉल करेगा नीचे की तरफ। ऐसा कोई है? नहीं, अरे पूरा सिस्टम जी से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी जी से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये भी जी से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इसको देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। अरे ये बात समझ में, जब भी फ्री फॉल हो रहा है तो सारे बॉडीज कहीं भी जो रखे हुए हैं उन पे उनका एक्सेलरेशन जी से हो रहा है। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखोगे, जैसे ये गेंद है और ये दो एक दूसरा बॉल है, ये नीचे जी से फ्री फॉल हो रहा है, ये भी नीचे जी से फ्री फॉल हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा? 0। सेम कंडीशन था, वही पूछ रहा था तुमसे। कौन सा? जल्दी करो। 30, 32। देखो, इस पे फोर्स लग रहा है F, और ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये जो सरफेस है ये कैसा है? स्मूथ है। इधर जो भी सरफेस है ना, ये क्या है? स्मूथ है। तो इधर से फोर्स लगा करके इसको यहाँ रोक सकते हो? पॉसिबल नहीं है। कितना भी फोर्स इधर से लगाओगे तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ये सरफेस जो है इस साइड स्मूथ है, तो इधर कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। इस साइड में क्या होगा? जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो। इधर कितना? F, ठीक है। इस पे, इस ब्लॉक पे इसके चलते एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिसकी वैल्यू होगी N1, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन, इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर होगी? इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर होगी? नीचे जाने की। तो ये जब नीचे जाएगा इस पे, इसके रेस्पेक्ट पे, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। हरी बात समझ में? क्योंकि ये जो इधर वॉल जो है ना, वॉल इसको रोक नहीं रहा है। जब नहीं रोक रहा है तो इसकी टेंडेंसी किधर है? नीचे जाने की। तो जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसके रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। वही पूछ रहा है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तुमसे पूछ रहा है कि फ्रिक्शन जो लग रहा है वो किधर लग रहा है। सिस्टम कैन नॉट, हाँ ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, द फ्रिक्शन ऑन बी, बी कौन सा? बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ से इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम में फोर्स किधर लगेगा। सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, इस पे जो फोर्सेस लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं? कि इधर से फ्रिक्शन फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा है। तो ये सिस्टम किधर जाएगा? फॉल होगा, फ्री फॉल होगा। इसका फ्री फॉल होगा तो इक्विलिब्रियम में है नहीं। सवाल में ऐसे लिखा हो ना, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है नहीं। अगर ऐसे पूछता बस फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, तो बता सकते थे किधर? ऊपर की तरफ। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में पूछ रहा है, तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है नहीं तो फिर ऑप्शन 4 होगा। और कोई? 39 कौन सा? 39 जो है ना वो सूडो वाला कंडीशन है, लेकिन सूडो इधर दो डायरेक्शन में लगाएंगे। देखो 39 में चेंज किया है थोड़ा सा। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये जो इंक्लाइन प्लेन पे मास रखा हुआ है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो क्या होगा? इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, ठीक है, और जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। कितना से? a0 से। तो एक और फोर्स इधर लगेगा ma0, ठीक है। नेक्स्ट, ये साथ ही साथ इसका एक्सेलरेशन 2a से इस साइड है, 2a से टुवर्ड्स लेफ्ट, तो एक और फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स कौन सा? 2a0, और इसका मास। आ रही बात समझ में? और नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा ही, इधर नॉर्मल रिएक्शन n। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे? अगर लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे से देखोगे तो इस ब्लॉक पे और कोई फोर्स लग रहा है?
देखो जल्दी, और कोई फोर्स नहीं है ना, कांटेक्ट के चलते नॉर्मल, वेट फोर्स, ये सूडो और ये सूडो, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो पीछे की तरफ इधर फ्रिक्शन लगा दो, इधर फ्रिक्शन। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड ऑन द ब्लॉक, यानी तुमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना, ये वाली वैल्यू निकालना, निकल जाएगा, बोलो होगा कैसे निकलेगा? इसका कंपोनेंट ले लो, इसका कंपोनेंट लो, इसका कंपोनेंट अगर इधर लोगे, ये और ये दोनों मिलकर के नॉर्मल को बैलेंस कर रहे हैं, एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना 37, तो इसका कॉस कंपोनेंट आ गया, एम जी का इधर क्या आएगा कॉस कंपोनेंट, एम जी प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा, और इसका साइन कंपोनेंट आएगा तो प्लस एम टू ए नॉट साइन 37, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन द नॉर्म फोर्स, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्मल, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मल भी है और फ्रिक्शन भी है। यहाँ पे जो भी फोर्स है ना, नॉर्मल भी है और साथ ही साथ में फ्रिक्शन फोर्स, दोनों फोर्स कौन लगा रहा है? इंक्लाइंड प्लेन लगा रहा है, किस पे? बॉडी पे। तो ये निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के बाद फिर फ्रिक्शन भी निकालेंगे, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों लग रहा है, फिर इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा, इन दोनों से जो नेट फोर्स आएगा वो कैलकुलेट करेंगे, वहां से आंसर आएगा। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि डिटरमाइन द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक, यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड ऑन द ब्लॉक। तो फोर्स एक्सर्टेड में नॉर्मल रिएक्शन भी सोचेंगे और फ्रिक्शन का, दोनों का सोचेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर आ गया तो इस नॉर्मल रिएक्शन के को यूज करोगे, फ्रिक्शन भी आ जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इनटू एन। जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, दैट विल बी रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस म्यू एन स्क्वायर। यहां से एफ आएगा और यहां से एन आएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करके पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। कौन सा? ए नोट की वैल्यू दिया है g/2, तो वो भी पुट कर देना। 40 करना है, हटा दे इसको। देखो इसमें क्या बोल रहा है सर, ये पूरा सिस्टम एक्सेलेरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अब इसके रेस्पेक्ट में इसको रेस्ट में रखना है, इस वेज के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है? रेस्ट में रखना है। तो इसके रेस्पेक्ट में जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो वेज के रेस्पेक्ट में बना दो। वेज के रेस्पेक्ट में जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है? नीचे एम जी। ये अगर इस साइड एक्सेलेरेट कर रहा तो एम में किधर लगेगा? देखो एक्सेलेरेशन का पहले सोचते हैं, ये भी डायरेक्शन हो सकता है और ये भी डायरेक्शन हो सकता है एक्सेलेरेशन का। ऐसा कुछ बताया नहीं है ना किधर एक्सेलेरेट करेगा, तो कौन सा लेंगे, ये ले या ये ले? देखो अगर इसको इधर खींचोगे ना, अगर इसको इधर खींच रहे हो तो ये ब्लॉक क्या करेगा? गिरेगा पक्का। अगर इस वेज को इस साइड खींच रहे हो तो ये ब्लॉक क्या है? पक्का गिरेगा। तो ये ऑप्शन कभी पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल ऑप्शन क्या है? ये वाला है। अगर इधर खींचोगे ना तब ये स्टेशनरी इधर रह सकता है। तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन ये है, तो इधर लगेगा m इंटू ए नॉर्मल रिएक्शन n, और इधर फ्रिक्शन। बस बैलेंस करना। फ्रिक्शन को कौन, फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू, हाँ पहले n, तो हाँ n तो होगा ना कुछ, और इधर से आएगा एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा। और फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा? एम जी साइन थीटा को। तो ये वैल्यू, ये दोनों को इक्वेट करोगे और यहाँ से एन उठा करके पुट करोगे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
आया समझ में? और कौन सा है? 45। 45 का। और इसके पहले कोई डाउट नहीं है? 45 क्या है? अरे ये तो सरफेस जा रहा, कितना फोर्स लगेगा इसमें? क्या है ना कि एक बॉडी है जो कि स्टेशनरी है, बोल रहा है कि एक बॉडी है kept on a rough surface, a person trying to pull by applying a force, horizontal force F, and body is not moving. तो कह रहा है कि जो फोर्स है exerted by the surface on the body क्या क्या हो सकता है। देखो, जो मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, जो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा ब्लॉक, वो कितने का लगाएगा? मैक्सिमम फोर्स जो ब्लॉक अप्लाई कर सकता है उसकी वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम फोर्स जो अप्लाई करेगा ना वो एफएस के बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर, इससे ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकता। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू इनटू एन। और अगर ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है तो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg। ठीक है। अब जो सरफेस फोर्स अप्लाई करेगा ये फ्रिक्शन करेगा और साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन, दोनों फोर्स अप्लाई करेगा। कभी भी जब सरफेस का फोर्स पूछेगा ना तो सरफेस फोर्स मतलब क्या है? फ्रिक्शन के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन दोनों। ठीक है ना? कंफ्यूजन ये होता है कि बस फ्रिक्शन का सोचेंगे नॉर्मल रिएक्शन छोड़ देंगे, तो अगर फ्रिक्शन का सोचोगे तो नॉर्मल रिएक्शन छूटेगा, फिर आंसर मैच नहीं होगा। जो भी सरफेस फोर्स लगाएगा ना, सरफेस जो फोर्स लगाता है एफ, सरफेस वो कैसे निकलेगा? नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? फोर्स अप्लाइड बाई सरफेस ऑन ए ब्लॉक कैसे निकालोगे? दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बस यहां से पुट कर दो, एन की वैल्यू mg और इसका वैल्यू म्यू mg स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट के अंदर। ये जो एफ एस है ना ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि जब देखो अब हो क्या रहा है कि किसी भी सरफेस पे रखोगे तो ये फोर्स तो हमेशा दिखेगा, ये जो फोर्स है जो नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा दिखेगा। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी ब्लॉक को रखोगे तो ये फोर्स हमेशा दिखेगा। ये फोर्स कब दिखता है? जब उसको तुम खींचना शुरू करोगे। जैसे ही ब्लॉक को खींचना शुरू करोगे तब ये फोर्स दिखेगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होते रहती है। चेंज कहां से कहां तक? बोलो, कहां से कहां तक चेंज होता है? जीरो से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो भी ये स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जीरो से लेकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वेरी करेगा। तो ये हमने मैक्सिमम का सिचुएशन निकाला, ये एफएस मैक्स है। एफएस मीन क्या होगा? जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी एफएस मीन अगर निकालोगे तो एफएस मीन की वैल्यू कितने के बराबर होगी? mg के बराबर होगा। ठीक है, फिर वहां से कैलकुलेट कर लो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। एफ शुड बी लेस देन mg, हाँ थर्ड ऑप्शन होगा। हो गया? चलो तो फिर वापस आते हैं सेमीकंडक्टर पे। क्या था सेमीकंडक्टर का लास्ट टॉपिक? फिल्टर पढ़ा रहे थे। फिल्टर खत्म हो गया, लिखेंगे जेना डायोड, लिखना। It is a special type of diode. It is a special type of diode. It is a special type of diode
which works under which works under which works under reverse bias condition, which works under reverse bias condition at breakdown voltage. Reverse bias condition at breakdown voltage. ठीक है, तो ये जो डायोड है इसको कैसे काम करते हैं, कैसे यूज करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ठीक है, देखना, इट इज यूज्ड एज voltage regulator, it is used as voltage regulator because while working at because while working at breakdown voltage only change in current is observed without any significant change in potential, ये इसका सिंबल है। अगर किसी भी डायोड के ऊपर ऐसे टेढ़ा सा बना हुआ, इसका मतलब वो कौन सा डायोड है, जेनर डायोड है। देखो समझते हैं क्या होता है। जैसे रिवर्स बायस का मैंने ग्राफ प्लॉट करा था, ये ग्राफ था रिवर्स बायस में, और ये जो पोटेंशियल था इसको क्या बोल रहे थे, ब्रेकडाउन पोटेंशियल या फिर जेनर पोटेंशियल या जेनर वोल्टेज। ठीक है, अब होता क्या ना कि ये जो डिवाइस है इसका नाम से ही लग रहा है क्या है, जेनर लिखा हुआ है, तो इधर का ही काम कर रहा है। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है ये इस पॉइंट पे काम करता है। ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, या फिर इसको जेनर वोल्टेज बोलते थे, तो इस वोल्टेज पे काम कर रहा है। मतलब जैसे ही थोड़ा सा भी चेंज होगा पोटेंशियल में, तो जो करंट में इंक्रीज हो क्या है, वेरी शार्प है। मतलब जो भी चेंज आ रहा है करंट में, वो पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही, जो चेंज आ रहा है करंट में पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में, वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर इधर लार्ज चेंज दिखता है किसमें, करंट में अगर चेंज हुआ कितने से, इतने से, तो जो वोल्टेज में चेंज होगा वो होगा 0.1। ठीक है, इससे भी कम हो सकता है, माइक्रो में भी जा सकता है, 1 माइक्रो वोल्ट। आ रही बात समझ में। मतलब इधर ऑपरेटिंग करोगे, इधर अगर ऑपरेट कर रहे हो तो वोल्टेज चेंज कितना भी कर लो, करंट क्या होगा, वोल्टेज अगर चेंज करोगे इसमें बहुत ज्यादा चेंज दिखेगा। तो यहाँ पे होता क्या ना कि मतलब यहाँ से कंडीशन क्या निकलता है कि जो भी वोल्टेज जेनर के अक्रॉस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। उधर से कितना भी करंट पास करवा लो, जेनर डायोड से कितना भी करंट पास करवा लो, जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वो बराबर होगा। आ रही बात समझ में। और वो जो ड्रॉप होता है वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल बैरियर पे। जो भी ड्रॉप होता है ना, ये जो ड्रॉप है, ये जो वीजेड था, ये किसके बराबर था, वीजेड कब आता है, जब हम उल्टा करंट दौड़ा रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता था जहां पे ब्रेकडाउन होता था। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, सिलिकॉन के लिए कितना लिखाए थे और जर्मेनियम के लिए। मतलब अगर सिलिकॉन का जेनर डायोड बना हुआ है तो उसको कहाँ यूज कर रहे होंगे, वीजेड इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट पे।
इसी के आसपास यूज करेंगे तो ये कंडीशन जनरेट होगा। तो अगर 0.7 अगर तुमने कहीं डिवाइस में इसको लगाया है, जैसे अगर ये जेनर है, इसके अक्रॉस तुमने एक रेसिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा ये पोटेंशियल कितना मेंटेन करके रखेगा, 0.7 का। बाहर और भी अगर सर्किट कुछ लगा हुआ है, उस सर्किट में कुछ भी हो रहा है, इसको मतलब नहीं है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या करेगा, हमेशा अपने ब्रेकडाउन के मतलब जितना इक्वल है उतना मेंटेन करके रखेगा। आ रही बात समझ में? जैसे होता है ना, पहले स्टेबलाइजर आता था, वोल्टेज स्टेबलाइजर, देखो टीवी जब चलाते थे वो खट 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 करके चेंज करते थे, वो इसी पे काम करता है, ठीक है ना। उसमें क्या होते हैं, अलग अलग जेनर डायोड लगे होते हैं, क्या करता है, जैसे एक स्विच चेंज करते हो ना, तो उस पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज किसके अक्रॉस का होता है, वो जेनर डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज होता है। तो जैसे ही चेंज करोगे, अगर 220 पे चल रहा है, कम करना चाहते हो 210 पे, तो उसके अक्रॉस वाला डायोड आ जाएगा, फिर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। अभी तो वो सारे स्टेबलाइजर हट गया, ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिक फिक्स करके रख देते हैं, किसी मतलब जहां से सप्लाई आता है डायरेक्ट फिक्स कर दो, पूरे रूम का या पूरे घर का वो रेगुलेट करके रखता है। तो लिखना वर्किंग ऑफ जेनर डायोड, वर्किंग ऑफ जेनर डायोड, छोटा सा सर्किट लेते हैं फिर समझते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहला रूल है कि ये किस में काम करेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में काम करेगा। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कैसे काम करेगा, या रिवर्स बायस कंडीशन में काम करेगा। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तो ये पी है और इस साइड वाला क्या है, तो पी किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव टर्मिनल या लोअर टर्मिनल से। तो ये नेगेटिव, ये तुम्हारा बैटरी है जिसको हम वेरी कर सकते हैं, ये साइन का मतलब होता है वेरी करना। चलो समझते हैं क्या होगा। देखो, अब ये जिसके क्रॉस लगा है ना, R2 के क्रॉस लगा हुआ है, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल मेंटेन करके रखेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, VZ के बराबर होगी, ठीक है ना। इस R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, VZ के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा। इसमें कोई भी चेंज ला लो, इस सर्किट में अगर इस वोल्टेज में कोई भी चेंज ला रहे हो, इसमें अगर ये 10 है, 10 से इसको 100 वोल्ट कर दो, तो भी ये जो R2 लगा हुआ है ना, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। R2 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा कितने का होगा, इस जेनर पे डिपेंड करेगा। अगर ये VZ सिलिकॉन का है तो 0.7, अगर जर्मेनियम का है तो 0.3, या बाकी सारे जो कंपाउंड है सबका रटने की जरूरत नहीं। तो होता क्या है ना, जैसे देखो अब V इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो यहाँ से जो करंट सप्लाई होगा वो इंक्रीज करेगा। अगर इस पोटेंशियल को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो ये I भी इंक्रीज करेगा, या उल्टा भी, रिवर्स भी हो सकता है। अगर इसको डिक्रीज करोगे तो I क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो करंट इधर से जाएगा, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ना वो मेंटेन्ड रहेगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है, मेंटेन्ड है, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पे, जेनर कनेक्ट करा। तो इधर जो करंट चल रहा था ना I0, वो हमेशा क्या होगा, I0 ही होगा। इधर कोई भी वोल्टेज में चेंज करो, इधर करंट चेंज नहीं होगा और ना ही वोल्टेज भी चेंज होगा, वोल्टेज इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। तो यानी जो करंट यहाँ नया वाला प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा करंट आ रहा है वो किधर से पास करेगा, इधर से, क्योंकि जेनर किधर काम करता है, ब्रेकडाउन पॉइंट पे काम करता है। और ब्रेकडाउन पॉइंट पे किसी भी डायोड की कैपेसिटी होती है, लार्ज नंबर ऑफ करंट फ्लो कर सकता है उससे, ठीक है ना। मतलब जो ग्राफ बनाए थे, देख लो, छोटा सा चेंज कर रहे हो, ये करंट, ये जो वैल्यू है ना ये बहुत बड़ी, इधर करंट प्लॉट करते थे,
ये करंट छोटा सा चेंज के लिए क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है कि इधर से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग दिस सर्किट। तो जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना इस सर्किट में, वो इधर से आकर के ऐसे चला गया, इधर से आया ऐसे चल रहा है, इसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये काम कैसे कर रहा है, एज ए वोल्टेज कंट्रोलर या फिर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इसका पोटेंशियल चेंज होगा अगर ये जैसे ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये तुमने सिलिकॉन ले लिया 0.7 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल अभी इस पॉइंट पे कितना होगा, 10 माइनस 7 यानी 9.3। अगर इसको तुमने 20 करा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। मतलब अगर इधर चेंज कर रहे हो तो इसके अक्रॉस चेंज होगा, इसके अक्रॉस चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में? इसलिए इसको यूज कैसे करते हैं, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। बस इसका इतना ही काम होता है। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस कनेक्ट कर दो इसका, उसके अक्रॉस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेगा। फ्रिज में हाँ देखो, फ्रिज से रिलेटेड जो मेरा आइडिया है वो बस मैकेनिकल तक ही है, इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट में फ्रिज का मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं। मतलब वर्किंग कैसे, वो ठंडा कैसे करता है ये मुझे पता है, लेकिन जो बाकी सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे रहते हैं उसके बारे में कम डिटेल, मतलब कम आइडिया है मुझे। अब जेनर का वर्किंग मुझे पता है कि जेनर काम कैसे करता है, कहा एक का दुक्का डिवाइस जहाँ लगाते हैं, जैसे एक मैंने बता दिया, अगर फ्रिज में स्टेबलाइजर होगा तो पक्का ये लगा होगा, हाँ तो पक्का लगा होगा। हो गया। नेक्स्ट डायोड लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 क्या, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड लाइट इमिट करेगा। अब देखो ये कैसा काम करता है, इसमें लिख दो, it works under forward bias condition, it works under forward bias condition, देखना। diode is covered with transparent material such that when potential drop या potential difference, such that when potential difference is produced या applied, potential difference is applied लिखना, applied across diode, it emits light of certain wavelength, depending on barrier potential,
बैरियर पोटेंशियल और फॉरबिडन एनर्जी गैप of the material of the diode. देखो समझते हैं क्या होगा। डायोड है, इधर बैटरी कनेक्ट करो, काम किसमें कर रही है, फॉरवर्ड बायस में करता है। फॉरवर्ड बायस में करेगा तो इसको हायर से कनेक्ट करके रखेंगे और इसको लोअर से। तो जैसे इधर कनेक्ट करके रखोगे, जो इधर होल्स है वो किधर जाएंगे, इधर की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर की तरफ मोशन है, ठीक है। अब जब मोशन होता है ना, तो ये जो होल्स है ना, एक्चुअली में इनका मोशन किस तरीके से होता है, इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है। मोशन इसका कैसे होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके इसमें बैठा वो अपना यहाँ पे वैकेंसी करता है, और हमें फील क्या होता है कि ये होल आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो एक्चुअली जैसे ही करंट इसमें दौड़ाते हैं ना, तो जो होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर वो कंबाइन करता है। आ रही बात समझ में? तो कोई भी अगर बॉन्ड बनता है तो उसमें से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बनेगा, जैसे ये होल था इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो वहां से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी किससे के बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा चला गया, अभी यहाँ पे है, ठीक है। और जब वापस आके होल में मिल रहा है तो कितने की एनर्जी रिलीज करेगा, इतने के बराबर। यानी अगर ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इमिट किस तरीके से होगी, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन फॉर्म ऑफ लाइट फोटॉन्स। और एक फोटोन की एनर्जी कैसे मिलती है, hc/λ। तो ये Eg, ये hc, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा, Eg पे, ठीक है। तो जो भी कोरोस्पॉन्डिंग तो मटेरियल होगे उसके कोरोस्पॉन्डिंग Eg चेंज होगा, और अगर Eg चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ चेंज होगा। वेवलेंथ चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास डायोड जो होते हैं ग्रीन कलर के, कोई व्हाइट कलर का, कोई रेड कलर का, ब्लू कलर का, ये सब होता है। क्योंकि तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग Eg होगा, अलग अलग फिर लैम्डा आएगा। तो इसी में नीचे लिखना, when current flows through light emitting diode या current flows LED, डायग्राम इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, LED हो गया। LED recombination of electron hole pair emits photons having energy equal to forbidden energy gap, produce energy equal to forbidden energy gap, and wavelength of each photon is given as तो अगर वेवलेंथ का रेंज विजिबल में आया, ठीक है ना, वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में आ गया तो तुमको लाइट दिखेगा, और अगर विजिबल रेंज में नहीं आया तो नहीं दिखेगा। कभी कभी देखते हो ना रिमोट में वो जो लगा रहता है LED,
उसको अगर प्रेस करते हो तो नहीं दिखता, नेकेड आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन जब उसके सामने कैमरा लेकर के जाओगे फिर दिखेगा। जब ट्राई करे हो, रिमोट ही नहीं है, इधर है ना। इसको क्या करना ना, कैमरा इस पे पीछे करना और सामने स्क्रीन में देखना। जब इसको प्रेस करोगे तो ये रेड दिखेगा, ठीक है क्या? हाँ, तो जब ये लेमडा जैसे वेवलेंथ जो यहाँ से आ रहा है, वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में है तो लाइट जो होता है वो दिखता है हमें, रेड ग्रीन ब्लू वो दिखेगा। अगर ये रेंज से बाहर होगा तो फिर तुम्हें नहीं दिखेगा। तो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, हमें नहीं दिख रहा, वो हमारी गलती है, ठीक है ना। मतलब डायोड, अगर डायोड तुम्हारे पास है, उसमें से करंट फ्लो करवा रहे हो तो हमेशा कुछ ना कुछ फोटोन क्या कर रहा होगा, इमिट कर रहा होगा। तो जब भी हमें क्या बनाना है, लाइट इमिटिंग अगर डायोड बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइट प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले वेवलेंथ का जो रेंज है वो किस में आना चाहिए, विजिबल में आना चाहिए। तो उसी टाइप का मटेरियल यूज करते हैं। तो इसीलिए मटेरियल बनाने के लिए हमने फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम तो था ही, मे भी सिलिकॉन जर्मेनियम के इस रेंज में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए हमने कंपाउंड्स बनाया। जो कंपाउंड्स बिहेव कैसे करते हैं, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, फिर उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड लिखो, फोटो डायोड। फोटो डायोड में लिखना, it also works it also works it also works under reverse bias condition, under reverse bias condition, under reverse bias condition, full stop, when light of sufficient energy, when light of sufficient energy incident, when light of sufficient energy incident on a diode, on a diode, new electron hole pair, new electron hole pairs, new electron hole pairs are produced, are produced, are produced near, are produced near depletion region, produced near depletion region, depletion layer पता है, हाँ वही वाला depletion region, ठीक है, which contribute to, which contribute to, which contribute to, contribute to current flowing through the circuit, which contribute to current flowing through the circuit, through the circuit. सिंबल क्या, वो पीछे वाले के लिए एक सिंबल बना लेना, उसका सिंबल छोड़ दो। एलईडी का सिंबल ऐसा होता है, जो लाइट इमिटिंग डायोड है ना, उसमें पीछे कई जगह होगा, वाला सिंबल बना लेना। इसका मतलब होता है यहाँ से लाइट जा रहा है, और फोटो डायोड में क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है। इसमें एरो जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहला चीज, ये किस में काम करेगा, रिवर्स में काम करेगा, यानी ये पी किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से। और जो भी करंट यहाँ आ रहा होगा, करंट अगर यहाँ से, सॉरी करंट, हाँ ठीक है, करंट अगर
इस सर्किट में चल रहा है तो किसके चलते चलेगा, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के चलते, माइनॉरिटी के चलते। इधर माइनॉरिटी कौन है, एन में माइनॉरिटी कौन होता है, होल, होल्स इधर माइनॉरिटी है तो इधर होल्स चलेगा किधर, इस साइड, ठीक है। और इधर पी में माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किधर चलेगा, उल्टा इधर की तरफ। ऐसा मोशन हो रहा था आराम से। हमने इस कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन में एक डायोड को चला रहे थे, हल्का हल्का करंट उसमें आ रहा था। अब क्या करें, इस पे लाइट इंसिडेंट करवाया, ठीक है। लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो जैसे इस पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होने लगेगा। या इधर इंसिडेंट हुआ तो इधर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, होल इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, ऐसा होगा। तो इस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं ना, तो पहले अगर जब ये नहीं था, पहले क्या था, नहीं था, तो इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा था। जैसे हमने इंसिडेंट करवाया, लाइट इंसिडेंट करवाया, तो नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, जिसके चलते ये करंट आई से कहा चला गया, आइडिया चला गया, ठीक है। तो ऐसे डायोड को हम क्या बोलते हैं, फोटो डायोड बोलते हैं। फोटो डायोड जब भी यूज करना होगा वैसे जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे रिवर्स बायस में काम करना है, और रिवर्स बायस में काम करना है। और फोटो डायोड के चलते क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पहले कम थे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके चलते आया, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर किसके चलते आया है, जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर था कैसे वो बन रहा था, कैसे बन रहा था, ये कैसे बना था, पी डोपिंग के चलते। जब इसमें डोपिंग करे थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आया था ना, तो होल नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत अभी किसका है, ई का है। इधर डोपिंग करे थे तो इधर होल और इलेक्ट्रॉन्स बने थे, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी हमें जरूरत नहीं, हमें किसका जरूरत है, होल का, इसलिए होल्स दिखा रहे हैं। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स आए थे ये डोपिंग के चलते आए थे। अभी हम जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना रहे हैं किसके चलते बना रहे हैं, लाइट के चलते। तो उस लाइट, जब भी लाइट इस पे फॉल करवाते हैं तो करंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसको फॉरवर्ड बायस में क्यों यूज नहीं करते हैं, जो भी फोटो डायोड है उसको फॉरवर्ड बायस में क्यों यूज नहीं करते हैं, क्या, हाँ देखो, बोलो बोलो बोलो, फॉरवर्ड बायस में यूज क्यों नहीं करते हैं, चलो देखो क्या हो रहा है। अगर फॉरवर्ड बायस में अगर इसको यूज करेंगे, कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस में अगर यूज कर रहे हो ना, तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि फॉरवर्ड बायस में जो भी करंट चलता है वो किसके चलते चलता है, मेजॉरिटी के चलते, मेजॉरिटी के चलते करंट चलता है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में मेजॉरिटी के चलते चलेगा। अगर ये पी है और ये एन है, तो इधर क्या है, बहुत सारे होल्स है, और इधर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो करंट चल रहा होगा ना, वो इसके मूवमेंट के चलते चलेगा, सब चल रहे हैं इधर। अगर तुमने इस पर लाइट इंसिडेंट करवाया, लाइट इंसिडेंट करवाया, मान लो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, तो उसका जो नंबर होता है ना, नंबर जो प्रोड्यूस होता है वो वेरी वेरी लेस देन एनएम होता है। मतलब मेजॉरिटी कैरियर से क्या है, ये बहुत ही छोटा है। तो यहाँ जो तुम डिवाइस लगा करके रखे हो ना, डिटेक्ट करने के लिए कि जो फोटो डायोड पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके चलते वेरिएशन तुम डिटेक्ट करने के लिए, यहाँ जो करंट मेजर करने के लिए जो एमीटर लगा के रखे हो, उसमें रीडिंग में जो चेंज आ रहा है ना वो बहुत कम आ रहा है। हरी बात समझ में, तो बहुत कम आएगा तो तुम उसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी चेंज आया ये बहुत ही कम हुआ। जो हमने इलेक्ट्रॉन होल पेयर लाइट इंसिडेंट करके करवाया ना, वो बहुत ही कम है, किससे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। तो जो चेंज आया वो क्या होगा, बहुत कम दिखेगा। अगर चेंज बहुत कम दिखेगा तो जो भी हम रीडिंग लेना चाहते हैं कि कितने लाइट का इंटेंसिटी फॉल हुआ, वो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अगर वो पता नहीं चलेगा तो फिर एक्सपेरिमेंट करने का फायदा ही नहीं है। फिर लाइट की इंटेंसिटी या लाइट का वेवलेंथ हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। जो भी फोटो डायोड का काम होता है ना, वो एक्चुअली में काम क्या होता है, वेवलेंथ पता करने के लिए। वेवलेंथ पता करेगा कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है किसी डायोड पे, तो उसके चलते इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने के लिए क्या होगा, कुछ एनर्जी आएगी। वो एनर्जी वो अभी रिलेशन लिखे थे, ठीक है। तो फोटो डायोड का जो काम होता है ना, उल्टा होता है, किससे, लाइट इमिटिंग डायोड से। लाइट इमिटिंग डायोड में लाइट का इंटेंसिटी इमिट होता है, मतलब लाइट इमिट होगा, अब तुमको दिख जाएगा। अब इस पे क्या होगा, अननोन इंटेंसिटी या अननोन वेवलेंथ का कोई लाइट है, इस पे फॉल करवाओगे तो अगर इमिशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो ईजी प्रोड्यूस कर रहा होगा इतना, ठीक है। तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए अब रिवर्स में यूज करने का इसका यही मतलब है कि रिवर्स में जो चार्ज जो भी करंट कैरियर्स है वो कौन से है, माइनॉरिटी वाले। और माइनॉरिटी बहुत कम होते हैं। माइनॉरिटी क्या होते हैं,
कम है। जब इस पे लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो अगर दो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा इसमें एमीटर में, क्योंकि ये तो पहले से कम थे और तुमने बढ़ा रहा है, तो जो इंक्रीज हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है, इसके चलते हो रहा है, जो साफ साफ यहाँ दिखता है। और जब यहाँ दिख रहा है तो तुम इजीली बाकी सारे जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। तो ये फोटो डायोड था। नेक्स्ट, और रिवर्स बायस का ग्राफ तुम लोग को तो पता ही है, तो इसको अलग से स्पेशल कोई ग्राफ नहीं बनाना है। लास्ट है फोटोवोल्टाइक सेल। नेक्स्ट हेडिंग लिखना फोटो वोल्टाइक सेल और सोलर सेल। अब सोलर सेल जो होता है वो किस पे काम करता है, फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल पे काम करता है, या फिर उसका जो एप्लीकेशन होता है एग्जैक्टली फोटो डायोड की तरह ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि फोटो डायोड में हम कर क्या रहे थे, डायोड पे लाइट इंसिडेंट करवा रहे थे, फिर रीडिंग ले रहे थे करंट का। इसमें क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल में एक हमारे पास सोलर प्लेट होता है, उस प्लेट पे लाइट इंसिडेंट होगा, लाइट इंसिडेंट होगा, फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होता है वो एक जगह इकट्ठा होगा अपने अपने लोकेशन में, और अपने अपने लोकेशन में इकट्ठा होगा, फिर वायर कनेक्ट करोगे तो वहां से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, उसमें फिर बल्ब लगा दो वो चलेगा। तो लिखना लिखना a solar cell a solar cell is basically a solar cell is basically a pn junction. A solar cell is basically a pn junction which generates emf when solar radiation falls on the pn junction, it works on the same principle as that of photodiode नेक्स्ट लिखेंगे जंक्शन एरिया ऑफ द सोलर सेल is kept very large so that it can absorb more intensity चलो पता लिख लो, पहले इसका वर्किंग समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखो जो इसका प्रिंसिपल है ना, एग्जैक्टली जो भी हमारा फोटो डायोड था उसकी तरह। फोटो डायोड में क्या आ रहा था, एक चीज नहीं करते हैं, इधर पोटेंशियल अप्लाई करके नहीं रखते हैं। फोटो डायोड में हम लोग रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करके नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है ना डायोड के अंदर वो यूज करना है। तो बाहर से कोई अप्लाई करने का कोई रीजन ही नहीं बनता है। बाहर से अप्लाई कर सकते तो उसको उससे बल्ब नहीं जला लेंगे, उससे फिर उससे जला करके ये चलाएंगे तो इससे बढ़िया उससे डायरेक्टली बल्ब यूज कर ले। तो हमारा काम क्या होता है कि एक डायोड है, डायोड पे लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट इंसिडेंट होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएगा इधर दोनों तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था ना, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये जो डायोड है यहाँ पे एक पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसके चलते आता है, डिप्लेशन लेयर के चलते आता है। अगर ये P है और ये N है तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा, इधर या इधर, N2P ये। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, समझना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ उस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा।
ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, जैसे ही तुम क्या करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स कैसे लगाएगा, देखना, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी इधर की तरफ किसका मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का, और इस साइड किसका मोशन होगा, सॉरी होल का, होल इधर मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे लाइट इंसिडेंट होगा उतना ज्यादा पेयर बनेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स और सारे होल्स जाकर के इधर इकट्ठा हो जाएंगे। तो जो ये एंड है इधर कौन इकट्ठा होगा, जो पी एंड है उधर कौन इकट्ठा होगा, होल्स। अब ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग अलग है, मतलब सेम डायोड में एक जगह पोटेंशियल ज्यादा है, एक जगह पोटेंशियल कम है। अब जैसे ही वायर कनेक्ट करोगे इधर से, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, अगर वायर करंट कनेक्ट करते हैं तो क्या कैरी करने लगता है, करंट। तो करंट कैरी कर रहा है, चुपके से आप बल्ब लगा दो तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। बस सोलर पढ़ लिया, ठीक है। डायग्राम में बस दो छोटा छोटा चीज है वो ड्रॉ कर लो, बाकी ये सब लिखा देंगे। इधर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और इधर होल पे फोर्स लगेगा। बस इतना बना दो, बाकी इसको लाइन वो लिखवा देंगे, समझ में आ जाएगा। हो गया, लिखना, लिखना। A solar cell consists of, a solar cell consists of, a solar cell consists of three basic processes, consist of three basic processes, consist of three basic processes. Number one, generation, generation, separation. Number one is generation, number two is separation, and number three is collection. Generation, separation and collection. अब जनरेशन में एक लाइन लिख लो, नीचे जनरेशन लिख के लिखना, when light falls on, when light falls on solar cell, when light falls on solar cell, when light falls on solar cell, it generates electron hole pairs, it generates electron holes pair. नंबर टू में लिखना सेपरेशन, लिखना ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन रीजन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन रीजन, these electron hole pairs are separated in opposite direction, हाँ बोलेंगे तो नहीं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, these electron hole pairs are separated in opposite direction। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट लेना, सेकंड थर्ड वन,
थर्ड collection, हाँ. Due to above two processes, due to above two processes, due to above two processes, electrons are collected at n sides, collected at n side, and holes are collected at p side. Electrons are collected at n side and holes are collected at p side. ठीक है, तो उसका डायग्राम पहले ही बनाए थे. इधर क्या इकट्ठा हो गया? वो अच्छा, इधर इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं ना, तो ई इकट्ठा हो, देखना, फुल स्टॉप. above three process produce an effective potential difference across the ends of diode which can be used to glow bulb, to glow LED, लिख दो, to glow LED, or to charge watches, to glow LED, to charge watches. वॉच मतलब घड़ी में सोलर सेल लगा होता है ना, कभी देखे हो सोलर सेल वाली घड़ी? नहीं देखे हो क्या? हाँ, डिजिटल. अब एनालॉग में लगा के क्या ही कर लोगे? सुई घुमाने के लिए यार बैटरी की क्या जरूरत? वो जो बैटरी लगता है वो किसकी लगती है? फोटो. हाँ, उसमें पता चला चार्जिंग का दिक्कत हो गया. ठीक है, वो सुई वाली में नहीं. और हो गया. देखो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस था वो मैंने बता दिया. ऐसे कनेक्ट करोगे, या फिर इससे बैटरी भी चार्ज कर सकते हो. बैटरी क्या कर सकते हो? बैटरी भी चार्ज तो लिख लो. जनरली हम जो भी सोलर सेल होता है ना, उसका यूज कब आता है? रात में. तो अब रात में तो सूरज गायब, तो यूज कैसे करोगे उसको? जब यहाँ से करंट आएगा ना, जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको लगा देंगे एक बैटरी से. दूसरी बैटरी कनेक्ट कर दी है, वो दिन भर में इस बैटरी को चार्ज कर देता है. क्या करेगा? जब तक लाइट रहेगा चार्ज करेगा. ठीक है, चार्ज करेगा तो फिर इसको हटा देंगे और इससे क्या कनेक्ट कर देंगे? जो भी डिवाइस यूज करना है, फैन यूज करना है फैन लगा लो, और अगर बल्ब जलाना है तो बल्ब. ठीक है ना? तो उसमें एक और चीज ऐड कर देना, और चार्ज बैटरी लिख दिया. हाँ, और टू चार्ज बैटरी लिख दो, और टू चार्ज बैटरी. ठीक है. और सोलर सेल का जो सरफेस एरिया होता है ना, वो ज्यादा होना चाहिए. सोलर सेल कुछ इस तरीके का होता है. तुम बस ऊपर का देख रहे होते, तुम्हें जो दिखता है क्या दिखता है? ऊपर का दिखता है. ऐसे यहाँ फिंगर शेप दिखेगा कुछ. एक्चुअली में ये मेटल है. इस मेटल के अंदर क्या है? मेटल के अंदर सिलिकॉन है. जो वो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है ना, वो सारे उसके अंदर क्या लगा हुआ? सिलिकॉन लगा हुआ है. और ये मेटल की जरूरत क्यों पड़ा? इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहा है ना. अब इलेक्ट्रॉन को तो सिलिकॉन से निकाल नहीं सकते हो. इलेक्ट्रॉन आकर पहले किस में यूज होता है? इधर इसमें घुसता है और जैसा कनेक्ट करके निकाल. और नीचे इधर जंक्शन होता है. थोड़ा सा इसमें चेंज कर दो, ये थोड़ा सा इधर की तरफ. डायग्राम ड्रॉ कर. ये जो पॉइंट है ये जंक्शन. नीचे से आउटपुट ले सकते हैं. नीचे मेटल प्लेट होता, नीचे पूरा एक मेटल प्लेट लगा सकते हो. अब ऊपर मेटल प्लेट नहीं लगा सकते हैं. ऊपर मेटल प्लेट लगाओगे तो क्या होगा? अरे फिर ये ढक जाएगा, तो इस पे लाइट इंसिडेंट ही नहीं होगा. तो इसलिए क्या करते हैं? ऐसे फिंगर शेप लगा करके रखते हैं. फिंगर शेप लगा के रखो, जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा वो ले लेगा.
ये लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि सर ऊपर मेटल क्यों नहीं लगा दे रहे हैं। ऊपर मेटल लगा देंगे तो फिर लाइट इंसिडेंट कहाँ होगा? हाँ? नहीं, ये अचीवर वाले कम पूछते हैं इस टाइप का सवाल। 11th 12th वाले है ना, वो रिसर्चर होते हैं, तो उनका दिमाग चलता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, बन जाए तो बढ़िया ही है, खराब ही नहीं है। और इधर नीचे ऐसे लिखी दो, इधर मेटल प्लेट होता है। इसका जो अरेंजमेंट देखोगे ना, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा होता है, ऐसे टिल्ट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस पर रेडिएशन फॉल हो। सरफेस एरिया भी बड़ा करके रखते हैं। ये छोटा वाला डायोड नहीं है, जैसे यहाँ पे हवा में रख दी ये वाला डायोड, ये सोलर एनर्जी लेगा और ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा, ऐसा नहीं होगा। इसका जो क्या होता है, एरिया बड़ा होना चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना है वो ज्यादा से ज्यादा बने, तो ज्यादा बनेगा फिर हमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हाई पावर चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा चेंज करके रखते हैं कि जैसे हम पहले जब डायोड बना रहे थे ना, तो ये जो जंक्शन था ये मिडल में था। जब पहले डायोड बना रहे थे तो जंक्शन कहाँ था, मिडल में था, वहां पे सोचना नहीं था। अब यूज के अनुसार क्या करना है, ये जो जंक्शन है ना, बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है वो कहाँ किधर बनता है, जंक्शन के आसपास बनता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि जब लाइट इंसिडेंट होगा तो लाइट इंसिडेंट होगा, तो अगर इसको नीचे करोगे ना तो घाटा है, नीचे करोगे तो क्या है, घाटा। इसलिए हल्का सा ऊपर शिफ्ट करके रखते हैं, मिडिल में भी करते हैं, वो भी कम इफेक्टिव है, थोड़ा सा ऊपर करके रखते हैं, मतलब पी ज्यादा होगा, एन का जो पोर्शन हो गया है कम होगा। वो एन कम क्यों है, क्योंकि जस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करने के लिए, ऊपर शिफ्ट करेंगे इफेक्टिवली काम करता है बढ़िया से। तो एप्लीकेशन डायोड का भी खत्म हो गया। टाइम बचा है, बचा है तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो ट्रांजिस्टर। जो गेट वाला है ना, गेट पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बाद। तो लॉजिक गेट्स है ना, लॉजिक गेट्स ट्रांजिस्टर की बात पढ़ेंगे। देखो, तो वही पुरानी कहानी है, पहले क्या बना, पहले पता चला कि सिलिकॉन कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर कंडक्ट कर सकता है तो उसको फिर ज्यादा कैसे कंडक्ट करेगा, उसके लिए फिर पी टाइप और एन टाइप आया। फिर जब पी टाइप एन टाइप बन गया तो उसको ज्वाइन करके देखें कि पी और एन को ज्वाइन करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी आता है। जब पी और एन को ज्वाइन कर लिए, फिर उसके बाद क्या दिमाग लगा, तीन कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो तीन कनेक्ट करके देखा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या बन रही थी, इधर पी एन पी, अब ऐसा नहीं सर, पी एन इधर भी एन, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पी एन जंक्शन ही हो जाएगा। इधर क्या होगा, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एन पी एन, ठीक है। तो ये भी जो भी ट्रांजिस्टर है ना, क्या हो गया, ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर में अब तुमको देख सकते हो कितना जंक्शन होगा, दो जंक्शन होगा। तो पहले एक जंक्शन से परेशान थे, अभी कितना आ गया, क्या हो गया, बंदर दिख गया क्या। हाँ, और इधर इसमें भी अगर एनपीएन बना रहे हो, इधर भी क्या होगा, दो जंक्शन होगा। अब इसका भी कुछ ना कुछ वर्किंग होगा, जैसे डायोड का वर्किंग था, कितना डायोड का वर्किंग पढ़े हो, कौन कौन सा, चार ही पढ़े हो, लो पूरा खत्म। अभी वर्किंग पूछे कितना, चार ही पढ़े हो, आज चार पढ़े हो। हाँ, रेक्टिफायर की तरफ भी यूज करते हैं ना, पांच एप्लीकेशन पढ़े हो। वैसे ही ट्रांजिस्टर का भी कुछ एप्लीकेशन होगा, तो ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन समझने से पहले वर्किंग क्या होता है वो समझेंगे ना, कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, फिर उसको समझेंगे कि कैसे एम्पलीफाई करता है करंट, या फिर स्विच की तरह काम करता है तो कैसे करेगा, उसकी प्रॉपर्टी पहले समझनी पड़ेगी। तो लिखना, और ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर consist of, a transistor consist of, transistor consist of three doped region, three doped region
transistor consists of three doped region forming two forming two क्या pn junction, forming two pn junction. There are two types of there are two types of transistor. There are two types of transistor. Number one लिखना NPN transistor. NPN transistor लिखना here, उसमें लिखना here two segments here two segments consist of n-type semiconductor. N-type semiconductor ब्रैकेट में लिखना collector and emitter which are separated by a p-type semiconductor सर आवाज नहीं आ रहा। कहाँ तक लिखे हो? पी टाइप सेमीकंडक्टर। p-type semiconductor called base हो गया। नेक्स्ट लिखो। जी सर। नेक्स्ट है अभी क्या लिखा ना पीएनपी है एनपी एनपीएन लिख लियो। हाँ तो पीएनपी लिख। नंबर 2 है पीएनपी, जस्ट उल्टा लिख लेना। जहाँ एन है ना उसको काट के क्या कर लोगे पी, और जहाँ पी है उसको काट के नहीं मतलब लिखना उसको रिप्लेस कर देना। हाँ सब चीज डिट्टो कॉपी कर लो, एन की जगह पी और पी की जगह एन, बस इतना ही करना। हो गया। अब एक एक करके तीनों पोर्शन डिस्कस करेंगे कि इमीटर, बेस और कलेक्टर किसको किसको बोलते हैं। लिखना नेक्स्ट हेडिंग इमीटर कलेक्टर और बेस बताया है ना। हाँ तो उसमें इमीटर क्या होता है वो लिखेंगे। इमीटर, this is the segment on one side of a transistor. This is a segment on one side of a transistor having moderate size and very high doping। moderate size and very high doping। ठीक है, कभी कभी प्रॉपर्टी में पूछ देता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रॉपर्टी है किसका, एमीटर का।
तो इमीटर का प्रॉपर्टी क्या है, साइज मॉडरेट होना चाहिए और डोपिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 2 लिखना कलेक्टर, कलेक्टर में लिखो लिखना this segment collects major portion of this segment collects major portion of majority carrier major portion of majority carriers emitted by emitter full stop. It is of largest size and moderately doped. It is of largest size and is moderately doped. Third one is base. Base में लिखना सर एक बार फिर से बोलिए, क्या बोले? लार्जेस्ट साइज एंड मॉडरेट। moderately doped, DOPED, moderately doped. Next base लिखो, लिखना this segment is lightly doped. This segment is lightly doped and very thin. This segment is lightly doped and very thin. Lightly doped and very thin. ठीक है, इसमें से 3 वायर निकला रहेगा, एक इधर और एक इधर। अब डायग्राम देख के तुमको पता चल रहा होगा ये सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर। ये मीडियम है, इसको क्या बोलेंगे, और इसको बेस। ठीक है, तो अगर ये पीएनपी है तो इमीटर में जो चार्ज करियर है वो सबसे ज्यादा कौन होगा, होल। अगर ये पीएनपी है तो इमीटर में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, होल का। तो जब इधर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो होल का मूवमेंट ज्यादा होगा, तो वो इमीटर से होल जो है ना वो सबसे जम करके कहा जाता है सी में। इमीटर से मतलब यहाँ से होल जम करके कहा जा रहा है सी में, इसलिए इसको कलेक्टर बोलते हैं। ये इमिट कर रहा है इसलिए इसको क्या बोलना है, इमीटर बोल रहा है। बेस का काम क्या है, बेस एक तो थिन होता है, लाइटली डोप्ड होता है, ये बस सपोर्ट करके लिए होता है, ठीक है, ताकि 2 जंक्शन जो क्रिएट हो रहा है उसको हम एक्टिवली यूज कर सके। और दूसरा इसका एक और टाइप क्या हो सकता है, एन पी एन, इधर ये एमिटर, ये बेस और इधर कलेक्टर। इधर से भी 3 वायर निकला रहेगा। ये जो हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं ये स्पेशल टाइप का ट्रांजिस्टर है जिसको हम बीजेटी भी बोलते हैं, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जैसे एग्जाम में कभी कभी लिख देता है ना बीजेटी, तो परेशान हो जाता है बीजेटी क्या है। जो ट्रांजिस्टर हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या एक नाम है, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बीजेपी नहीं। अब यहाँ भी चलो, आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।